हमारे पढ़ने का विषय है राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियां। राजनीतिक सिद्धांत हमने पढ़ा है, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र हम देख चुके हैं। और जब हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियों को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो मूलतः दो धारणाएं, दो अध्ययन पद्धतियां हमारे सामने आती हैं। एक आगमनात्मक अध्ययन पद्धति है, एक निगमनात्मक अध्ययन पद्धति है। आगमनात्मक अध्ययन पद्धति वह अध्ययन पद्धति है जिसमें अध्ययन करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यानी विशिष्ट अध्ययन के आधार पर सामान्य निष्कर्षों का निरूपण होता है। ये जो अध्ययन पद्धतियां होती है ये आगमनात्मक अध्ययन पद्धतियां कहलाती हैं। निगमनात्मक अध्ययन पद्धति वह अध्ययन पद्धति होती है जिसमें निष्कर्ष पहले से ही हम कल्पित कर देते हैं, निरूपित कर देते हैं, सोच लेते हैं, हम कल्पना कर लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो हमने पहले से तय कर लिया और उसके बाद वहां तक पहुंचने के चरण निर्धारित होते हैं। यानी हमने सामान्य निष्कर्ष पहले निकाल दिया, वहां तक पहुंचने का विशिष्ट अध्ययन बाद में निर्धारित करते हैं। ये जो अध्ययन होता है ये अध्ययन पद्धति निगमनात्मक अध्ययन पद्धति कहलाती है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो विचारधारात्मक अधिकांश अध्ययन है वह अध्ययन निगमनात्मक है, और दूसरा जो व्यवहारिक अध्ययन है वह अध्ययन आगमनात्मक अध्ययन है। तो मूल रूप से हम इन दो भागों में अध्ययन पद्धतियों को बांटते हैं, पर अलग अलग अध्ययन पद्धतियां हैं। बहुत सी हैं जो आगमनात्मक में है, बहुत सी जो निगमनात्मक में है, पर वो जो अध्ययन पद्धतियां हैं वो कौन सी हैं जिनका उपयोग हम हमारे राजनीति विज्ञान के अंतर्गत निष्कर्षों के निरूपण के लिए या शोध अनुसंधान के लिए करते हैं। तो एक एक करके हम उन अध्ययन पद्धतियों की बात करेंगे। पहली अध्ययन पद्धति परंपरा, इसे हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट रहे हैं हम, एक परंपरागत अध्ययन पद्धतियां, एक आधुनिक अध्ययन पद्धतियां। तो परंपरागत अध्ययन पद्धतियों में पहली अध्ययन पद्धति पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति। पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति नाम से पता चल रहा है वह अध्ययन पद्धति जिसके समर्थक ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पर्यवेक्षण के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से, सुपरविजन के माध्यम से अध्ययन करके निष्कर्षों का निरूपण किया जा सकता है, या जो अध्ययनकर्ता पर्यवेक्षण के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं वह अध्ययन पद्धति पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति कहलाती है। इस अध्ययन पद्धति के उपयोग करने वालों में जेम्स ब्राइस, मॉन्टेस्क्यू, वेब दंपति, जॉन ग्रंथर, ये प्रमुख नाम आते हैं। इन्होंने अलग अलग देशों का अध्ययन किया, अलग अलग जगहों के अध्ययन किए और उस अध्ययन, उस अवलोकन के आधार पर, उस पर्यवेक्षण के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाले। जैसा मॉन्टेस्क्यू को जानते हैं कि जो शक्ति पृथ्वीकरण का सिद्धांत दिया तो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था का अध्ययन करके उसका अवलोकन करके भले ही सतही था, उन्होंने अपने निष्कर्ष दिए। तो ये जो अध्ययन पद्धति है पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति कहलाती है। इस अध्ययन पद्धति की कमी ये है कि अध्ययनकर्ता का सभी जगह जाकर के स्वयं अवलोकन करना संभव नहीं और जाए तो बहुत खर्चा, समय, तो इस कारण से कुछ विद्वान इसे ठीक नहीं मानते। महत्व यह है कि अध्ययनकर्ता स्वयं देखता है, स्वयं अवलोकन करता है और स्वयं उसका निष्कर्ष निकालता है, तो इस कारण से इसका महत्व भी बना हुआ है। तो दोनों चीजें हैं। अब अध्ययनकर्ता को सावधानी इस अध्ययन पद्धति का उपयोग करते समय ये रखनी चाहिए कि अपने पूर्व कल्पित कोई भी निष्कर्ष है उन्हें पुष्ट करने के लिए अवलोकन का सहारा नहीं लेना चाहिए, और दूसरा एक निष्पक्ष तरीके से उसे अवलोकन करना चाहिए, अपनी भावनाओं को उसे बीच में नहीं लाना चाहिए। तो इस अध्ययन पद्धति का ठीक ढंग से उपयोग कर पाएगा और सही निष्कर्ष निकाल पाएगा। दूसरी अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति। विप्रेश कहते हैं कि इतिहास न केवल हमें भूत की घटनाएं बताता है बल्कि भविष्य के लिए भी हमें सचेत करता है। तो ये जो ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति है उस अध्ययन पद्धति के समर्थक ये मानते हैं कि वर्तमान राजनीति की जड़ें इतिहास में समाहित है और हमें यदि वर्तमान राजनीति का ठीक ढंग से अध्ययन करना है तो इतिहास का अध्ययन करना होगा। यानी राजनीति का इतिहास के संदर्भ
संदर्भ में अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वह अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति कहलाती है। ये लिख रहा है लास्की, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, हीगल, मार्क्स, मैक्स वेबर, काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, मॉर्गन, ये सारे विद्वान ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति के समर्थक और उसके उपयोग करता है। शुरू से अरस्तु के समय से ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का बोलबाला रहा है हमारे राजनीति विज्ञान में और इसका उपयोग समय समय पर करते आए हैं। ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति की कमी यह है कि घटनाएं हमेशा वैसी ही हो जैसी की होती आई है, कोई अनिवार्यता नहीं है। तो हम इतिहास के सहारे पे यदि ये कोशिश करें कि आज भी ऐसा ही निष्कर्ष निकलेगा तो वो उचित नहीं होगा। इसलिए आलोचक इसकी आलोचना करते हैं कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि इतिहास के आधार पर हमेशा हम वर्तमान की राजनीति को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहता है और उस बदलाव को भी हमें स्वीकार करना होगा। दूसरा, इतिहास वर्णनात्मक होता है तो उसका उपयोग हम आज की राजनीति को ठीक करने में कर पाए, ये भी संदिग्ध लगता है। इसलिए भी आलोचक इसकी आलोचना करते हैं, पर इसका इतना महत्व निश्चित तौर पर है कि ये वर्तमान राजनीति के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है और इस अध्ययन पद्धति के माध्यम से हम वर्तमान राजनीति को सुधार सकते हैं, उसमें सुचिता ला सकते हैं या इतिहास की भूलों से सबक लेकर के वर्तमान राजनीति को संवार सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। इस दृष्टिकोण से इसका महत्व बना हुआ है। कुछ इसके आलोचक हैं जो इसे गौण स्थान देना चाहते हैं, सीजे, प्राइस, बार्कर, सीले, ये मानते हैं कि ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का उपयोग ठीक नहीं, इसे गौण रूप में उपयोग राजनीति विज्ञान में करना चाहिए। इस अध्ययन पद्धति का उपयोग करते समय अध्ययनकर्ता को ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने पूर्वाग्रहों को अध्ययन में बीच में मिलाए, अपने पहले से निर्धारित किसी निष्कर्ष को पुष्ट करने के लिए इतिहास में तथ्य ढूंढने की कोशिश नहीं करे, अपितु जो है जैसा है उसे उसी अनुरूप स्वीकार करते हुए अपना राजनीतिक अध्ययन अनुसंधान करे, शोध करे, तो निष्कर्ष ठीक ढंग से निरूपित हो सकते हैं। फिर एक अध्ययन पद्धति तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, नाम से पता चल रहा है वह अध्ययन पद्धति जिसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान से संबंधित विभिन्न तथ्यों और शोध सामग्रियों की तुलना करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो तुलना के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो तुलनात्मक अध्ययन पद्धति के नाम से जानी जाती है। अरस्तु ने एक श्रेष्ठ संविधान बताया 158 देशों के संविधानों की तुलना करके, या मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथ्वीकरण का सिद्धांत दिया फ्रांस की राज व्यवस्था और ब्रिटेन की राज व्यवस्था की तुलना करके। तो जहां ये तुलना करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं वह तुलनात्मक अध्ययन पद्धति के माध्यम से निकाले गए निष्कर्ष कहलाते हैं। तो वह अध्ययन पद्धति जिसमें तुलना करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, अर्बन फाइनल इसके समर्थक माने जाते हैं। अब इस अध्ययन पद्धति का उपयोग करते समय भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम केवल सतही तुलना में नहीं रुके, ऊपरी तुलना में नहीं रुके, हमें गहराई के साथ अध्ययन करना होगा, क्योंकि कई बार बहुत से तथ्य सतही तौर पर देखने पर हमें साम्यता लिए हुए नजर आते हैं, पर वास्तव में वो वैसे होते नहीं जैसे कि दिखते हैं। जैसा मॉन्टेस्क्यू ने अध्ययन किया और इंग्लैंड के शासन व्यवस्था में ये बता दिया कि वहां पर शक्ति पृथक्करण है, पर वो एक भ्रांतिमूलक अध्ययन था, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण होता ही नहीं है। यदि वो गहराई से अध्ययन करते तो इस चीज को पाते। तो इस तरह से हमें भ्रांति में नहीं पढ़ना है, सतही अध्ययन में नहीं पढ़ना चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन पद्धति का उपयोग करते समय हमें गहराई के साथ अध्ययन करना चाहिए। फिर प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धति वह अध्ययन पद्धति है जिसमें प्रयोग करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब हम ये कहेंगे कि राजनीति विज्ञान में कैसे प्रयोग, राजनीति विज्ञान में भी प्रयोग होते हैं, भले ही भौतिक विज्ञानों की तरफ, प्राकृतिक विज्ञानों की तरफ प्रयोग नहीं होते हो, पर समय समय पर जो हम राज व्यवस्थाओं में बदलाव लाते हैं, सूक्ष्म रूप से बदलाव लाते हैं और फिर उसे बृहत रूप में लागू करते हैं, तो हमारा एक प्रयोग या परीक्षण ही होता है। तो ये जो प्रयोग और परीक्षण के माध्यम से निष्कर्ष निकालना और उसे बृहत पैमाने पर लागू करना, ये भी प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत आता है। चाहे 1935 का शासन अधिनियम लागू करना हो, चाहे भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो 19
1959 में नागौर से शुरू की गई और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपूर्ण देश में एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त करती है। तो एक प्रयोग था 1959 का और उस प्रयोग के माध्यम से उसे हमने 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पूरे देश में लागू कर दिया। तो इस तरह के जो प्रयोग करके हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, बहुत जो अध्ययन पद्धति होती है वो प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धति होती है। अब इसकी आलोचना आलोचक किस आधार पर करते हैं कि इसमें वैसे प्रयोग संभव है जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में है। तो अध्ययनकर्ता को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे राजनीति विज्ञान को एक सामाजिक विज्ञान से सामाजिक विज्ञान के रूप में ही लेके प्राकृतिक विज्ञान बनाने की कोशिश नहीं करें। एक अध्ययन पद्धति जो निगमनात्मक भी है और परंपरागत भी है वो दार्शनिक अध्ययन पद्धति सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है, जिसमें निष्कर्ष दर्शन के आधार पर निकाले जाते हैं, विचार के आधार पर निकाले जाते हैं, कल्पना के आधार पर निकाले जाते हैं, तर्क के आधार पर निकाले जाते हैं। वह जो अध्ययन पद्धति है जिसमें विचार, कल्पना, दर्शन, तर्क ये महत्वपूर्ण होते हैं और इसके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, वह अध्ययन पद्धति दार्शनिक अध्ययन पद्धति कहलाती है। प्लेटो, थॉमस मूर, रूसो, मिल, सिद्विक, डेल्टे, ओसान आदि ने इसका प्रयोग किया। प्लेटो ने जो रिपब्लिक में आदर्श राज्य का उल्लेख किया और उसका आदर्श राज्य दार्शनिक अध्ययन पद्धति का किया जाता है। थॉमस मूर ने यूटोपिया पुस्तक में जो एक स्वर्गीय राज्य का चित्रण किया वह भी दार्शनिक अध्ययन पद्धति पर आधारित है। आलोचना इसलिए की जाती है, इसमें कल्पना बहुत है, इसमें दर्शन बहुत है, विचार बहुत है, और व्यवहार बहुत है, इसलिए आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। पर इसका महत्व इसलिए है कि ये एक मार्गदर्शक है, मूल्यपरक है, आदर्श स्थापित करने वाली अध्ययन पद्धति है, इसलिए इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इसके अलावा बहुत सी अध्ययन पद्धतियां हैं, जैसे सादृश्य अध्ययन पद्धति है जो सादृश्यता ढूंढती है मानव के शरीर में और राज्य में, ये सादृश्य अध्ययन पद्धति है। वैधानिक अध्ययन पद्धति जो मानती है कि राज्य एक वैधानिक संगठन है और उसकी वैधानिक विधान बनाने की प्रक्रिया को समझ करके ही हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं और वैधानिक अध्ययन पद्धति कहलाती है। सांख्यिकी अध्ययन पद्धति है जो ये मानती है कि सांख्यिकी के डाटा जो गणना है, जो आंकड़े हैं, उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। जीव शास्त्र अध्ययन पद्धति है जो जीव शास्त्र जीवों की और राज्य की तुलना करके निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे अल्बर्ट स्पेंसर ने जो सापेक्ष सिद्धांत दिया, राज्य का आंगिक सिद्धांत दिया, या समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धति है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है। तो ये बहुत सारी अध्ययन पद्धतियां हैं जिन अध्ययन पद्धतियों का उपयोग हम हमारे राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत निष्कर्ष निकालने के लिए करते हैं। ये सारी अध्ययन पद्धतियां परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के नाम से जानी जाती हैं। अगले अंक में हम पढ़ेंगे आधुनिक अध्ययन पद्धतियां और विशेषकर व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद पर विशेष